हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस बीटेक। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की वन शॉट क्लासेस। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 की वन शॉट क्लासेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो एक ही क्लास में अपने सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, तो स्टूडेंट लास्ट तक जरूर बने रहना। आप यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस हमने डिस्कस किया था अपने यूनिट नंबर 3 की वन शॉट क्लासेस के बारे में, और ये सभी क्लासेस हमारे एप्लीकेशन जी क्लासेस बीटेक पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस मेरिट पर, जी क्लासेस बीटेक पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की जो भी वन शॉट क्लासेस हैं वो सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस बीटेक पर अवेलेबल हैं। वहां पर जाकर आप अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे बीटेक 4 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 4 की जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हमने इसकी जो लाइव क्लासेस थी, मतलब इनकी जो क्लासेस थी, वो सभी क्लासेस हमने हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस बीटेक पर अवेलेबल हैं। केवल आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 का रिवीजन करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा कि किस टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, बाय द बाय एक्सियल लोडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशंस आपको करना है और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे स्टूडेंट यहां पर फाइंड आउट या ड्राइव द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस फॉर ए इंक्लाइंड प्लेन, for a inclined plane to applied biaxial load। ठीक है, टू अप्लाइड बायएक्सियल स्ट्रेसेस या बायएक्सियल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक सेक्शन है, ये इस तरीके से कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, अब इस एलिमेंट पर हमारे स्ट्रेसेस लगे हुए हैं। अगर इस इधर की तरफ बात करेंगे तो हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस दैट इज द सिग्मा एक्स है, और इधर की तरफ बात करेंगे तो इधर भी हमारा सिग्मा एक्स है। टेंसर स्ट्रेसेस हमारे यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी स्ट्रेसेस होती हैं उसको एक्स से डिनोट करते हैं, और वर्टिकल स्ट्रेसेस जो होती हैं उसको सिग्मा वाई से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। किससे? सिग्मा वाई से इसको यहाँ पर डिनोट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, नॉर्मली अगर बात करेंगे यहाँ पे अभी बायएक्सियल लोडिंग हमको यहाँ पर दिखाई गई है, मतलब एक ही बॉडी पर हमारी दो दो टाइप से स्ट्रेसेस लगी हुई हैं। उसके हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस भी लग रही है, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेसेस, और उसके वर्टिकल डायरेक्शन पे भी, मतलब वाई एक्सिस पे भी हमारी स्ट्रेसेस लग रही है, दैट इज द वर्टिकल स्ट्रेसेस, और ये भी कैसी है, टेंसाइल स्ट्रेसेस है। अब इसमें क्या है, इसके कारण क्या होगा, बॉडी में इंक्रीमेंट होगा, बॉडी की डायमेंशंस में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेसेस और लग रही है जिसके कारण क्या करेगा, बॉडी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का काम करेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी लग रही है शियर स्ट्रेसेस दैट इज द टो एक्स वाई। ठीक है, जो ये बॉडी को क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का काम कर रही है। ठीक है, बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का काम कर रही है, और इधर की तरफ लगेगा तो क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा वो। ठीक है, जो स्ट्रेसेस हमारी ये वाली है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और ये वाली हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का काम करेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन को अगर बना दिया जाए तो ड्राइव द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस फॉर ए इंक्लाइंड प्लेन।
अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एक इंक्लाइंड प्लेन मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरीके से, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन मैंने इस तरीके से बना दिया और यहाँ पे जो एक एंगल बनना है दैट इज द थीटा एंगल बनाने का काम किया जा रहा है। कितना? थीटा एंगल बनाने का काम किया जा रहा है। अब जब हमारा इसमें एंगल नहीं था तो नॉर्मल स्ट्रेसेस हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अब इसके अंदर क्या बन गया है, हमारा इंक्लाइंड प्लेन बन गया है और इंक्लाइंड प्लेन के लिए हम स्ट्रेसेस को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए जो हमारी टेंजेंशियल स्ट्रेसेस होती हैं और नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं उनको यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इस वाले स्ट्रेसेस को मैंने बाहर की तरफ, मतलब इस वाले प्लेन को मैंने इस तरीके से बाहर की तरफ बना लिया, दैट इज द थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारी होंगी वो इस वाले प्लेन पर हमारे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, दैट इज द सिग्मा एन, और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हमारे यहाँ पर एक्ट करेंगे, दैट इज द टो, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या किया जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेसेस हमारी डेवलप करेंगे। अब दूसरा क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे लग रही थी दैट इज द सिग्मा एक्स, और यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा सिग्मा वाई लग रहा है, और यहाँ पे स्ट्रेसेस लग रही है दैट इज द टो एक्स वाई, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस दैट इज द सिग्मा एन, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस दैट इज द टो, ये टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, ठीक है, टो के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं या सिग्मा टी के नाम से भी यहाँ पे इसको जान सकते हैं, ठीक है, सिग्मा टी के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, उन सभी कंपोनेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है। ये जो डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ नॉर्मली। अब इसका जो हम यहाँ पे स्टूडेंट इसके जो कंपोनेंट्स बनाएंगे वो कंपोनेंट्स किस तरीके से बनने वाले हैं उसको ध्यान में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो इसके डेरिवेशन को आप इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमने इंक्लाइंड प्लेन मैंने यहाँ पे बना लिया है इस तरीके से, दैट इज द एंगल ऑफ थीटा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा स्ट्रेसेस लग रहा है दैट इज द सिग्मा एक्स, यहाँ पे स्ट्रेसेस हमारा लग रहा है दैट इज द सिग्मा वाई, और यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रही थी दैट इज द सिग्मा एन यहाँ पे हमारी लगी हुई है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हमारी लग रही थी दैट इज द सिग्मा टी, सिग्मा टी, और यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हमारी लगी हुई है दैट इज द कितनी है, टो एक्स वाई, टो एक्स वाई यहाँ पे हमारी लगी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, अभी फिलहाल आप लोग देख पा रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारी लगी हुई है, इस नॉर्मल स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग इसके पैरेलली यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा इस तरीके से, और इसके पैरेलली मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक लाइन खींचूंगा दिस, मतलब ये वाला जो सिग्मा एक्स है, इस सिग्मा एक्स के हमारे मतलब जो सिग्मा एक्स है उसके दो कंपोनेंट हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। इस सिग्मा एक्स के क्या होंगे, दो कंपोनेंट हमको यहाँ पर मिलेंगे, एक कंपोनेंट आपका ये मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट आपका ये मिलेगा, जो बेसिकली यहाँ से क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाने का काम करेगा। कितना? 90 डिग्री का एंगल बनाने का काम करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके कंपोनेंट देखो, यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, थीटा एंगल बनाने का ये काम कर रहा है, नहीं, ये यहां से क्या करेगा, थीटा एंगल बनाएगा। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो उसके रिगार्डिंग ये वाला एंगल आपको जो बनेगा, ठीक है, देखो ये वाला एंगल यहां से क्या है, थीटा एंगल बना रहा है यहां से, तो ये भी क्या करेगा, इस पीछे की तरफ से यहाँ पे क्या करेगा, थीटा एंगल यहां से बनाने का काम करेगा। कितना? थीटा एंगल बनाएगा। जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो जब ये वाला एंगल थीटा होगा तो सिग्मा एक्स का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, सिग्मा एक्स कोस थीटा हो जाएगा ये, और ये वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा सिग्मा एक्स साइन थीटा। इतना तो आप सब लोग जानते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, जिधर हमारा थीटा होता है उधर कोस थीटा होता है, जिधर थीटा नहीं होता है उधर हमारा साइन थीटा होता है। इतना क्लियर है? चलिए, तो अभी फिलहाल हमने क्या करा, सिग्मा एन, जो हमारा सिग्मा एन है नॉर्मल स्ट्रेसेस है, इसके पैरेलली हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या करा है, अपने स्ट्रेसेस को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, आगे तरफ देखेंगे, सिग्मा वाई के भी हमारे दो कंपोनेंट्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। तो सिग्मा वाई के भी दो कंपोनेंट्स देखने को मिल पाएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट, थीटा है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट, थीटा है, और इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल मिलेगा आपको थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या मिलेगा आपको, थीटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे शियर स्ट्रेसेस भी यहाँ पे हमारी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेसेस भी यहाँ पे हमारी लगी हुई है, डेट इज द टो एक्स वाई। एक शियर स्ट्रेसेस यहाँ पर है, एक शियर स्ट्रेसेस हमारी यहाँ पर है, ठीक है। अब इस शियर स्ट्रेसेस को अगर मैं इससे मिला दूं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ये वाला जो एक आप लोग देख पा रहे हैं जेड, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पर इस तरीके जेड बनना है, ठीक है। जब ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो उस कंडीशंस में
आप लोग देख पा रहे दिस दिस दिस, तो यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा ये वाला, ये भी आपका कितना होगा, थीटा एंगल देखने को मिल पाएगा। कितना? थीटा एंगल देखने को मिल पाएगा। ठीक है, अभी इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूंगा सिग्मा वाई के, तो सिग्मा वाई के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा कंपोनेंट, अगर इस कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, सिग्मा वाई कितना, कोस थीटा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा सिग्मा वाई साइन थीटा। ठीक है, जब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके टो एक्स बाई के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा हमारा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा तो ये वाला आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट टो एक्स वाई कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, टो एक्स वाई साइन थीटा। पहले सिग्मा वाई के दो कंपोनेंट बनाए, दिस एंड दिस। ठीक है, इसका एंगल हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा बनेगा, तो सिग्मा वाई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, सिग्मा वाई कोस थीटा, और यहाँ पे मिलेगा सिग्मा वाई साइन थीटा। उसके बाद हमारा जो दूसरा सीयर स्ट्रेसेस था टो एक्स वाई की रिगार्डिंग यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, तो इसके भी हमारे दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, एक कंपोनेंट हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो टो एक्स वाई कोस थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा टो एक्स वाई साइन थीटा होगा। तो टो एक्स वाई के भी दो कंपोनेंट मिल गए और सिग्मा वाई के भी दो कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको बताया था सिग्मा एक्स के दो कंपोनेंट, दैट इज द सिग्मा एक्स साइन थीटा, सिग्मा एक्स कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा टो एक्स वाई है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, मतलब एक कंपोनेंट तो आपका ये वाला हो गया और दूसरा कंपोनेंट हमारा दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से यहाँ पे आगे की तरफ बनेगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो बेसिकली कहां बनेगा, वो यहाँ पे हमारा थीटा बन जाएगा, दैट इज द थीटा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा टो एक्स वाई कोस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा कितना, टो एक्स वाई साइन थीटा, टो एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं करना आपको। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको क्या करना है, इसको समझना है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे की तरफ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे की तरफ क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेसेस को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस कौन सी है हमारे यहाँ पर, सिग्मा एन है। नॉर्मल स्ट्रेसेस कौन सी है, सिग्मा एन। तो सिग्मा एन के पैरेलली जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। देखो सिग्मा एन के पैरेलली हमारे कौन कौन से फोर्सेस हैं, टो एक्स वाई कोस थीटा है, टो एक्स वाई साइन थीटा है। ठीक है, और इसी के साथ बात करेंगे इस वाले फेस पर, तो हमारे इधर की डायरेक्शन में तो ये वाले दो फोर्सेस हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरा सिग्मा एन भी लगा हुआ है, तीन हो गए। और उसके पैरेलली मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से लग रहे हैं, एक आपका सिग्मा एक्स साइन थीटा लग रहा है, सिग्मा वाई कोस थीटा लग रहा है। ठीक है, और यही लगे हुए हैं बस। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच, पांच फोर्सेस जो हैं वो हमारे कैसे हैं, नॉर्मल स्ट्रेचेस पे लगे हुए हैं। ठीक है, सिग्मा एन हमारा किस पे लगा हुआ है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, डेट इज द ए, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी। तो ए बी वाले फेस पर कौन कौन से लगे हैं, सिग्मा एन। ठीक है, टो एक्स वाई साइन थीटा हमारा कौन से, बी सी वाले फेस पे लगा हुआ है। ठीक है, टो एक्स वाई कोस थीटा वो हमारा इस वाले ए सी वाले फेस पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एक्स साइन थीटा भी हमारा ए सी वाले फेस पे लगा हुआ है। ओके, और सिग्मा वाई कोस थीटा हमारे बी सी वाले फेस पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नॉर्मल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे की तरफ कर देता हूँ इसको, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आगे की तरफ। तो आगे आपको क्या करना है, फोर नॉर्मल फोर्सेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फोर नॉर्मल फोर्सेस, फॉर नॉर्मल फोर्सेस, तो नॉर्मल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्सेस हमारा क्या क्या है, सिग्मा एन कौन से फेस पे लगा हुआ है, ए बी वाले फेस पे लगा हुआ है। ठीक है, प्लस के जो इस डायरेक्शंस में हमारे लगे हुए हैं वो प्लस के होंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो लगे हुए हमारे प्लस के होंगे। सिग्मा एन जो लग रहा है वो हमारा ए बी वाले फेस पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद टो एक्स वाई कोस थीटा हमारे ए सी वाले फेस पे लगा हुआ है, तो प्लस के टो एक्स वाई कोस थीटा इंटू ए सी वाले फेस पे लगा हुआ है, ए सी वाले फेस पे लगा हुआ है टो एक्स वाई कोस थीटा। टो एक्स वाई साइन थीटा किस पे लगा हुआ है, हमारे बी सी वाले फेस पे लगा हुआ है, प्लस के टो एक्स वाई साइन थीटा इंटू के बी सी। ठीक है, किस पे लगा हुआ है, बी सी वाले फेस पे लगा हुआ है टो एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, ये तीन फोर्सेस तो हमारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि आगे की तरफ डायरेक्शन में मूव करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट
इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से लगे हैं, सिग्मा वाई कोस थीटा, सिग्मा वाई कोस थीटा। ठीक है, सिग्मा वाई कोस थीटा किस पे लगा हुआ है, बीसी पे लगा हुआ है, तो माइनस के सिग्मा वाई कोस थीटा किस पे लगा हुआ है, बीसी पे लगा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आपका सिग्मा एक्स साइन थीटा जो आपका एसी पे लगा हुआ है, सिग्मा एक्स साइन थीटा जो बीसी पे लगा हुआ है, डेट विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, हमारा जीरो हमारे यहाँ पर देखने को मिल पाएगा। सिग्मा एक्स साइन थीटा जो है आपका एसी पे लगा हुआ है। ठीक है, सिग्मा एक्स साइन थीटा किस पे लगा हुआ है, एसी पे लगा हुआ है। ठीक है, और सिग्मा वाई कोस थीटा बीसी पे लगा हुआ है, और टो एक्स वाई कोस थीटा आपका एसी पे लगा हुआ है, और साइन थीटा बीसी पे लगा हुआ है, ये आपका एबी पे लगा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एन ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू के ए सी प्लस के सिग्मा वाई कोस थीटा इंटू के बी सी, ये इधर की तरफ जाएगा माइनस के टू एक्स वाई साइन थीटा इंटू के बी सी। ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा तो माइनस के टू एक्स वाई कोस थीटा इंटू के ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो सिग्मा एन डेट ए बी हमारा इसके नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा एक्स साइन थीटा ए सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सिग्मा वाई कोस थीटा बी सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस के टू एक्स वाई साइन थीटा बी सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी माइनस के टू एक्स वाई कोस थीटा ए सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पे क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, डेट इज द सिग्मा एन ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, पीछे के अगर हम पीछे की तरफ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डेट इज द लंब, डेट इज द हमारे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी। अगर कोस थीटा की बात करेंगे तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, बेस, डेट इज द बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, डेट इज द ए बी। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए बी क्या है, साइन थीटा, तो ए सी अपॉन ए बी क्या है, साइन थीटा, तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू के साइन थीटा प्लस के सिग्मा वाई कोस थीटा इंटू के बीसी अपॉन ए बी कितना है हमारा, कोस थीटा है। ठीक है, बीसी अपॉन ए बी कितना है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई कोस थीटा, सिग्मा वाई कोस थीटा इंटू के कोस थीटा माइनस के टू एक्स वाई साइन थीटा इंटू के बीसी अपॉन ए बी हो जाएगा आपका कोस थीटा। ठीक है, माइनस के टू एक्स वाई कोस थीटा इंटू के साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डेट इज द सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस के सिग्मा वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस के टू एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस के टू एक्स वाई कोस स्क्वायर, सॉरी ये तो अलग अलग आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर टू एक्स वाई साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा माइनस के टू एक्स वाई कॉस साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आगे की तरफ आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, जिसमें देखेंगे, अब हम जानते हैं वी नो डेट कोस टू थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, वन माइनस के टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है हमारा कोस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस टू थीटा होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, और ये होता है वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कोस, अगर यहाँ पे मैं कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो कितना हो जाएगा, कोस
टू थीटा प्लस के वन इक्वल्स टू टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये कोस टू थीटा प्लस के वन अपॉन टू। कितना हो जाएगा कोस टू थीटा, ठीक है, कोस टू थीटा प्लस के वन अपॉन टू। इसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कोस टू थीटा, इसको इधर की तरफ लेकर आएंगे तो टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस के कोस टू थीटा। ठीक है, देखो माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस के वन, ये हो जाएगा माइनस के, इधर आएगा तो माइनस के वन माइनस के कोस टू थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको वन माइनस के कोस टू थीटा अपॉन के टू। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए वन प्लस के कोस टू थीटा अपॉन टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहाँ पे आपको पुटअप करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी देखेंगे, तो सिग्मा एन दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दी मैंने वन माइनस के कोस टू थीटा अपॉन टू। ठीक है, प्लस के सिग्मा वाई, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी वन प्लस के कोस टू थीटा बाई टू। ठीक है, माइनस के टो एक्स वाई, यहां से मैंने टो एक्स वाई, ठीक है, देखो यहां पे क्या है माइनस के टू एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना टू, ये कितना हो जाएगा माइनस के टू टो एक्स वाई साइन थीटा इंटू के कोस थीटा। ठीक है, तो माइनस के टू टो एक्स वाई साइन थीटा इंटू के कोस थीटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको यहां पर क्या करना है आगे की तरफ, तो सिग्मा एन डेट विल बी इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सिग्मा एक्स बाई टू माइनस के सिग्मा एक्स कोस टू थीटा बाई टू प्लस के सिग्मा वाई बाई टू प्लस के सिग्मा वाई कोस टू थीटा बाई टू माइनस के टू टो एक्स वाई साइन थीटा इंटू के कोस थीटा, साइन थीटा इंटू के कोस थीटा आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखो टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना हो जाएगा साइन टू थीटा, तो टो एक्स वाई साइन टू थीटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि साइन टू थीटा इक्वल्स टू क्या होता है टू साइन थीटा इंटू के कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले में आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिग्मा एन इक्वल्स टू, अब की बार हमने क्या करा सिग्मा एक्स बाई टू प्लस के सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, इसको एक साथ रख लिया, प्लस के सिग्मा वाई कॉस टू थीटा बाई टू और माइनस के, या फिर यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, माइनस के सिग्मा एक्स कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू प्लस के सिग्मा वाई कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू माइनस के टो एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे की तरफ, तो सिग्मा एन इक्वल्स टू, यहां से मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना बचेगा सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू माइनस के, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया और यहां से मैंने कॉस टू थीटा और डिवाइड बाई टू मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा सिग्मा एक्स, या केवल हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स बचेगा माइनस के सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू और बाहर बच जाएगा कोस टू थीटा। क्लियर है इतना, यहां से मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई माइनस बाहर ले लिया, तो यहां प्लस का बचेगा तो अंदर माइनस का बचेगा, माइनस के। ठीक है, अपॉन टू और बाहर हमारा जाएगा कोस टू थीटा। इतना क्लियर है। अब यहां पे क्या बचेगा माइनस के टू एक्स वाई साइन टू थीटा, कितना बचेगा माइनस के टू एक्स वाई साइन टू थीटा, और यही जो इक्वेशन हमारी निकल कर आई है यही आपका नॉर्मल स्टेसिस होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका नॉर्मल स्टेसिस, इसी को क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू इंटू के कोस टू थीटा माइनस के टू एक्स वाई साइन टू थीटा, दिस इक्वेशन इज द नॉर्मल स्टेसिस। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपकी कैसी है नॉर्मल स्टेसिस है, तो दिस इक्वेशन या दिस इज नॉर्मल stresses equation for inclined plane।
फॉर इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अभी तो हमने क्या करा, नॉर्मल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट किया है। आप क्या करेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करेंगे। तो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे आप स्टूडेंट, फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को यहां पर देखेंगे, तो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कौन कौन सी है, दैट इज द सिग्मा टी, जो इस डायरेक्शन में लगी हुई है। अब इस डायरेक्शन में कौन कौन सी स्ट्रेसेस लगी हुई है, देखो, टो एक्स वाई कोस थीटा लगा हुआ है, सिग्मा वाई साइन थीटा लगा हुआ है। किस फेस पर लगा हुआ है, बीसी वाले फेस पर लगा हुआ है। ठीक है, एक दो, दो तो हमारी ये हो गई। ठीक है, और इसी के साथ पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे की तरफ भी हमारी दो ये वाली लग रही है, सिग्मा एक्स कोस थीटा, सिग्मा टो एक्स वाई साइन थीटा, और एक दूसरा हमारा सिग्मा टी लग रहा है। ठीक है, लग रहा है सिग्मा टी यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से सिग्मा टी ए बी पे लग रहा हुआ है, ये वाले हमारे बीसी पे लगे हुए हैं, ये वाले हमारे एसी पे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो ये आपको वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस के लिए। तो सिग्मा टी किस पे लगा है, ए बी पे लगा हुआ है, सिग्मा टी ए बी पे लगा हुआ है प्लस के। ठीक है, देखो ये वाली जो स्ट्रेसेस हैं वो हमारे सिग्मा टी के पैरेलली एक डायरेक्शन में लगे तो पॉजिटिव होंगी। तो हो जाएगा सिग्मा टू एक्स वाई कोस थीटा, टो एक्स वाई कोस थीटा प्लस के टो एक्स वाई कोस थीटा, किस पे लगा हुआ है, हमारा बीसी फेस पे लगा हुआ है, प्लस के। ठीक है, टो एक्स वाई कोस थीटा बीसी फेस पे लगा हुआ है, सिग्मा वाई साइन थीटा भी बीसी फेस पे लगा हुआ है, सिग्मा वाई साइन थीटा ये भी बीसी फेस पे लगा हुआ है। अब की बार देखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे जो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है तो माइनस के होगा, सिग्मा एक्स कोस थीटा एसी फेस पे लगा हुआ है, सिग्मा एक्स कोस थीटा, तो माइनस के सिग्मा एक्स कोस थीटा किस पे लगा हुआ है, एसी फेस पे लगा हुआ है। ठीक है, एसी फेस पे लगा हुआ है, और इसी तरीके से माइनस के एसी फेस पे, तो टू एक्स वाई साइन थीटा, टू एक्स वाई साइन थीटा ये भी आपका एसी फेस पे लगा हुआ है, डेट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या करनी है, आपको इक्वेशन लिखनी है। तो सिग्मा टी ए बी प्लस के सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू के बीसी, और टू एक्स वाई कोस थीटा इंटू के बीसी माइनस के सिग्मा एक्स कोस थीटा इंटू के एसी माइनस के टू एक्स वाई साइन थीटा इंटू के एसी, डेट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा ये आपका सिग्मा टी ए बी डेट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, आपकी बार क्या करेंगे, सिग्मा एक्स उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, सिग्मा एक्स, ठीक है, कॉस थीटा इंटू के एसी, और इसी तरीके से इधर की तरफ जाएगा तो माइनस के सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू के बीसी। ठीक है, फिर इसको इधर की तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस के टो एक्स वाई साइन थीटा इंटू के एसी, और माइनस के हो जाएगा ये टो एक्स वाई कोस थीटा इंटू के बीसी। ठीक है, जैसे मैं आपको करा रहा हूं आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। तो सिग्मा एक्स कोस थीटा ए सी अपॉन ए बी माइनस के सिग्मा वाई साइन थीटा बी सी अपॉन ए बी प्लस के टो एक्स वाई साइन थीटा इंटू के ए सी अपॉन ए बी माइनस के टो एक्स वाई कोस थीटा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी ए बी ए बी ए बी। अब यहाँ पे पीछे भी मैंने फाइंड आउट करके बताया था आपको क्या, जिसमें कि हमने देखा था यहाँ पर, देखो ए सी अपॉन ए बी कितना है, साइन थीटा, ए सी अपॉन ए बी साइन थीटा है, और बी सी अपॉन ए बी हमारा कोस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो हो जाएगा सिग्मा टी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स कोस थीटा, ए सी अपॉन ए बी कितना है, ए सी अपॉन ए बी कितना है हमारा साइन थीटा, माइनस के सिग्मा वाई साइन थीटा ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, टो एक्स वाई साइन थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, टो एक्स वाई कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कोस थीटा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो बी सी अपॉन ए बी कोस थीटा, बी सी अपॉन ए बी कोस थीटा, बी सी अपॉन ए बी कोस थीटा, ए सी अपॉन ए बी साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, डेट इज द सिग्मा टी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू के कोस थीटा माइनस के सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू के कोस थीटा प्लस के टो एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस के टो एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को क्या करना है, पुट अप करना है। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू को क्या करना है, पुट अप करना है, और पुट अप करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सिग्मा टी इक्वल्स टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा यहाँ से कॉमन है तो मैंने बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा एक्स
माइनस के सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने नीचे 2 से डिवाइड कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। देखो यहां पे क्या करेंगे, सिग्मा टी इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2। अब मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारा आएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, प्लस के टो एक्स वाई, समझ में आ गया ये वाला। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई ये बचेगा आपको यहाँ पर साइन थीटा इंटू के कोस थीटा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई नीचे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा इंटू के कोस थीटा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू के 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। तो वही मैंने आपको लिख दिया, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट 2xy साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 2, किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की, माइनस के टो एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस के कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पे हमने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को मैंने पुटअप कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे आगे तरफ देखेंगे आप स्टूडेंट। यहां पे क्या मिलेगा, सिग्मा टी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस के अब यहां पर देखेंगे टो एक्स वाई हमारा कॉमन है, तो यहां से मैंने टो एक्स वाई यहां पे क्या ले लिया, बाहर ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस के या 1/2 माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा टो एक्स, तो अंदर यहाँ पे अंदर बचेगा 1/2 माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये यहां पर बचेगा माइनस के 1/2 और माइनस प्लस माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आपको सिग्मा टी, तो सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस के टो एक्स वाई, अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस के कोस थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस के कोस थीटा डिवाइड बाई 2, तो जगह माइनस के 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इतना ही बचेगा। ठीक है, ट्वाइस में यहाँ पे हमको बच जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा टी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपका यहाँ पर साइन 2 थीटा। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस के टो एक्स वाई बचेगा कोस 2 थीटा। ठीक है, ये आपका टेंजेंशियल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला आपको मिलकर कर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेसेस फॉर द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज टेंजेंशियल स्ट्रेसेस दिस इज tangential stresses equation for inclined plane, फॉर इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेसेस, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेसेस क्या होता है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है डेरिवेशंस के लिए, वो इसलिए मैंने आपको करके बता दिया, सिंपल तरीके से आपको समझना है। ठीक है, इसी के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस, सॉरी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो देख लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, मैक्सिमम प्रिंसिपल stresses
ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं। तो ये आता है हमारा फॉर्मूला, डेट इज द सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस के अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के 2xy का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल कर आता है आपका सिग्मा 1। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू निकल कर आती है वो आपको ये निकल कर आता है। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे यहां पे स्टूडेंट मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए जो फॉर्मूला आपको निकल कर आएगा डेट इज द सिग्मा 2 सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन 2, यहां पे माइनस का आ जाएगा केवल, सेम वही रहेगा सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के 2xy का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किसका आएगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए फॉर्मूला निकल कर आएगा। ओके, इसी के साथ बात करेंगे शियर स्ट्रेसेस के लिए। किसके लिए, शियर स्ट्रेसेस के लिए। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस के लिए फॉर्मूला आपको कितना मिलेगा देखेंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस के लिए जो फॉर्मूला होगा ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस दैट इज द सिग्मा टी। मैक्सिमम दो फॉर्मूले हैं, दोनों को यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, एक हमारा आएगा यहां पे स्टूडेंट 1/2 अंडर रूट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 सॉरी सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस के 2xy का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर एक्स वाई इंटू के 4, यहां पे 4 आएगा। ठीक है, ये आपका टो मैक्सिमम है टेंजेंशियल्स के रिगार्डिंग। शियर स्ट्रेसेस आपको जो निकल कर आएगा, ठीक है, शियर स्ट्रेसेस आपको ये इतना निकल कर आएगा। और सेम इसके देन एक हमारा फॉर्मूला होता है टो मैक्सिमम, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टो मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस के 4 2xy का स्क्वायर। या इसको दूसरा फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 अपॉन 2। ये भी आपका यहाँ पर शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, तो दोनों मैंने तीनों फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। यहाँ पे न्यूमेरिकल की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फॉर ए गिवन लोडिंग कंडीशन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ ए सिलेंडर इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। यहाँ पे कोई भी एक हमारा कंडीशन दिया, लोडिंग कंडीशन दी गई है, किसके अकॉर्डिंग, हमारी एक सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की दीवार के लिए, मतलब वॉल्स के लिए, वहां पे स्ट्रेसेस हमारी डेवलप हो रही है। कह रहा है कि 85 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप हो रही है। सेकंड कह रहा है 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पर हमारी हो रही है फर्स्ट के रिगार्डिंग। शेयर स्ट्रेसेस ऑफ 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शेयर स्ट्रेसेस मतलब 2xy की जो वैल्यू है वो हमारी 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द प्लेन्स और विच द स्ट्रेसेस फर्स्ट और सेकंड दोनों पर एक्ट की गई है। ठीक है, द shear couple acting on the plane carrying the 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर stresses is clockwise in effective। यहाँ पे जो हमारा जो स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, वो हमारा इंक्लाइंड प्लेन पर आप लोग देख पा रहे हैं। द shear couple acting on a plane carrying the 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर stresses is clockwise in the effective। Calculate principal stresses and principal plane। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा वाई की दे रखी है, 2xy की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसका डायग्राम आपको इस तरीके से बनाया होगा। सिग्मा एक्स दैट इज द 85 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा वाई आपका अपोजिट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में होगा 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। तो वी नो डेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे क्या क्या होने वाली हैं। तो सिग्मा 1 और 2 मैंने एक साथ लिख दिए, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू को रखनी है, सिग्मा वाई की वैल्यू को रखनी है, बाकी का इस तरीके से वैल्यू को पुटअप करना है आपको। और यहाँ पे आपको सिग्मा 1
जब आपको निकालना होगा सिग्मा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना होगा तो प्लस का साइन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को निकालना है तो माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आएगी वो 1 to 2.08 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, वो भी टेंसाइल होगा। और सिग्मा 2 की जो वैल्यू आएगी 1 to 0.08 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो भी हमारा कंप्रेसिव होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे 55 में से इसको माइनस करें तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन हम नहीं लिखते हैं, केवल इसके स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग इसको यहाँ पे शो करने का काम करते हैं। टेंसाइल पॉजिटिव को साइन करता है, कंप्रेसिव नेगेटिव को साइन करता है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इक्वल्स टू टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे और यहाँ पे अपने एंगल की वैल्यू को, प्लेन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मतलब एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वो आएगा आपको यहाँ पर 31.72 डिग्री, ठीक है। 31.72 डिग्री आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, A rectangular block of material is subjected to a tensile stresses of 110 megapascal on one plane and a tensile stresses of 47 megapascal at right angle. Right angle मतलब वर्टिकल दर्शा रहा है, ठीक है, वर्टिकल शो कर रहा है। At right angle to the former, each of the above stresses is accompanied by a shear stresses of 63 megapascal। देखो shear stresses दे रखा है, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है, एंड दैट एसोसिएटेड विद द फॉर्मर टेंसाइल स्ट्रेसेस टेंड्स टू रोटेट द ब्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट शेयर स्ट्रेसेस। दोनों की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इसका सोल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर मेगा पास्कल को हम सीधे सीधे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है 47 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और टो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 63 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो हमारे जो स्ट्रेसेस होंगी एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा वाई होगी, और यहाँ पे जो ब्लॉक है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के रिगार्डिंग शियर स्ट्रेसेस हमारे इस तरीके से बनेगी यहाँ पर, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। और यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन होगा जो थीटा एंगल यहाँ से बनाने का काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा वन मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सिग्मा वन दैट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस के अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के टो स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को पुटअप करेंगे, अपनी वैल्यू को पुटअप यहाँ पे लिखेंगे, और वैल्यू को लिखने के बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू मिल जाएगी 148.94 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वो कैसे होगी, टेंसाइल होगी, पॉजिटिव निकल कर आया है। ये सारी कैलकुलेशन आपको अपने कैलकुलेटर से करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ तो मैं नॉर्मली इस तरीके से बता रहा हूँ, अगर मैं न्यूमेरिकल को सोल्व कराऊंगा तो 1 घंटा ऐसे निकल कर चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुटअप करना है, आंसर आपको निकालना है। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, और सब बाकी का सब सेम होगा। माइनस का लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 78.5 माइनस के 70.44 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8.06 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो पॉजिटिव आया तो कैसा होगा, टेंसाइल हमारे यहाँ पर देखने को मिल पाएगा, कितना टेंसाइल आपको देखने को मिल पाएगा। अब क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, डायरेक्शन निकालेंगे प्रिंसिपल प्लेन की, तो आपको कितना मिलेगा, tan 2 थीटा। ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है प्लेन के लिए, अगर डायरेक्शन निकालनी है प्लेन के लिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है tan 2 थीटा इक्वल्स टू टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे टो एक्स वाई की वैल्यू को पुटअप किया है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू को पुटअप किया है, और यहां से क्या करेंगे, एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है एंगल को निकालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan 2 थीटा बराबर आया आपका 2 थीटा, इधर जब जाएगा तो tan इनवर्स में चला जाएगा, इसकी वैल्यू को लिखना है, फिर थीटा बराबर इसको डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस।
तो टो मैक्सिमम डेट विल बी इक्वल टू कितना होता है 1/2 अंडर रूट कितना होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस के 4 टो स्क्वायर एस वाई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे और अपनी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बस आपको यही जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट ए पॉइंट इन ए मटेरियल अंडर स्ट्रेसेस द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन द सर्टेन प्लेन इज 50 मेगापास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है रिजल्टेंट स्ट्रेसेस दे रखा है कितना 50 मेगापास्कल दे रखा है, टेंसाइल है वो भी, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, जो इंक्लाइंड है कितने 30 डिग्री पर, टू द नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन, द स्ट्रेसेस ऑन ए प्लेन एट राइट एंगल और टू दिस हैज नो नॉर्मल टेंसाइल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द 30 मेगा पास्कल। तो राइट एंगल जहां भी आपको दिख जाए तो समझ लेना सिग्मा वाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सिग्मा वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है। फाइंड आउट आपको क्या क्या करना है, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन द सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन पे क्या क्या रिजल्टेंट स्ट्रेसेस होगा, प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस आपको यहाँ पे निकालना है, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड इस इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलो देखेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशंस में क्या क्या वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन प्लेन ए बी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्लेन को बनाना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन है और रेक्टेंगुलर प्लेन पे एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेसेस 50 मेगापास्कल दिया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिग्मा एन को सिग्मा एक्स की वैल्यू में मतलब यहाँ पे जो सिग्मा एन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा ये वाला हॉरिजॉन्टल होगा, एक हमारा वर्टिकल होगा। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल हमारा जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा सिग्मा एक्स कितना, सिग्मा एक्स कोस 30 हो जाएगा, और वर्टिकल हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई कोस सिग्मा वाई साइन थीटा, कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई साइन थीटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो शेयर स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 50 साइन 30 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब जो वर्टिकल स्ट्रेसेस होगा ये वाला। ठीक है, तो जो वर्टिकल हमारा कंपोनेंट है वो कैसा बनेगा, हमारा शेयर स्ट्रेसेस में हमारा फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, सिग्मा एक्स दैट विल बी इक्वल टू 50 cos 30 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन प्लेन ए बी वाला जो प्लेन है हमारा, ए बी वाला जो प्लेन है, यहाँ पर क्या करेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हमारा शेयर स्ट्रेसेस होगा टो एक्स वाई 50 साइन 30 होगा, तो इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और सिग्मा वाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टो एक्स वाई तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो जब तीनों की वैल्यू हमको पता चल जाएगी तो नॉर्मली हम आगे से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रिजल्टेंट ऑन द सेकंड प्लेन पे रिजल्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो बीसी दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सेकंड प्लेन हमारा क्या होगा, बीसी। ठीक है, बीसी। अब अभी तो हमने इस वाले प्लेन पर, हमने एक्स प्लेन पर देखा था, अब हम वाई प्लेन पर देखें तो वाई प्लेन पर क्या होगा, बीसी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे मिल जाएगा कितना, सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस के 2x वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे और यहाँ पे बीसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड कह रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, प्लस माइनस आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, अगर आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे प्लस का रखेंगे, और माइनर करना है तो यहाँ पे माइनस का रख देंगे। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर टेंसाइल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों ही वैल्यू आपको क्या मिलेगी, टेंसाइल देखने को मिल पाएंगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब जो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है उसकी डायरेक्शन कहां पर होने वाली है। तो उसके लिए फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, tan 2 थीटा बराबर के 2 तो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई। अपनी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो प्लेन आपका निकल कर आ जाएगा 37.55 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस के बारे में। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस दैट इज द फॉर्मूला ऑफ 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टो एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, केवल फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मुलेज आपको याद हैं तो आप क्वेश्चंस को इजी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्मॉल ब्लॉक, एक छोटा सा स्मॉल ब्लॉक है इस 40 mm लॉन्ग, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 40 mm दे रखी है। ठीक है, 30 mm हाइट इसके दे रखा है, 5 mm थिक दे रखा है। तो तीनों चीजें इसकी दे रखी है। यहाँ पे इसका विड्थ दे रखा है, डेप्थ दे रखा है, उसकी हाइट भी दे रखी है। It is subjected to with uniformly distributed tensile forces having the resultant value in and shown in the figure. Compute the stresses component developed along the diagonal AC. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपना स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है डायगोनल एसी के रिगार्डिंग। तो देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है 2400। ठीक है, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है 1280। ठीक है, एसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा।
तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, मतलब दिस टाइप ऑफ डायग्राम। एक हमारा क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। तो क्यूबिक में आपको यहाँ पर इसका विड्थ दे रखा है 40 mm, उसका यहाँ पे स्टूडेंट डेप्थ दे रखा है आपका 5 mm, और थिकनेस मतलब थिकनेस की 5 दे रखा है, उसकी डेप्थ जो दे रखी है आपको 30 mm यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जो एफ एक्स हमारा एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स दिया हुआ है 2400 न्यूटन दिया हुआ है, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स दिया हुआ है वो हमारा 1280 न्यूटन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जो जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, लेंथ, हाइट, विड्थ, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग, तो कितना होगा 30 इंटू के 5 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस हमारे क्या है, ये वाला है, तो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो 40 इंटू के 30 कितना हो जाएगा, 40 इंटू के 30, वो मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। तो एक्स एक्स के अबाउट निकालना है ना, तो एक्स के अबाउट हमारे इस वाले फेस पे निकालेंगे, तो इस वाले फेस पे कितना हो जाएगा, ये वाला जो फेस आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो फेस होगा, तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगी हमारी इतनी, कितना 5 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 30 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब y वाले पे निकालेंगे, तो y वाले पे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 40, और ये वाली कितनी आपको यहाँ पर 5, तो 40 इंटू 5 ये वाला निकल कर आ जाएगा। तो एरिया निकाल दिया हमने क्रॉस सेक्शंस के रिगार्डिंग। स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हमारे स्ट्रेस निकल कर आएंगे वो क्या होगी, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एरिया अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो स्ट्रेस होती है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसी तरीके से एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग जो हमारा एरिया होगा या एक्स स्ट्रेसेस होंगी या फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना है हमारा 2400 दे रखा है, एरिया अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना आया था हमारा 150 आया था। दोनों को रखेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होगा स्ट्रेसेस अलोंग वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, एरिया अलोंग वाई एक्सिस, तो वो हमारे कितना दे रखा है 1280 अपॉन 200, तो यहाँ पे सिग्मा वाई की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इंक्लाइनेशन ऑफ डायगोनल एसी हम फाइंड आउट करेंगे, कितने एंगल पर वो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, तो tan थीटा डेट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 40 दे रखा है, बेस हमारा 30 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू को भी यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बस आपको आगे क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालना है ऑन एसी पर, तो एसी पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, और अभी पीछे मैंने जो डेरिवेशन आपको कराया था इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 cos 2 थीटा निकल कर आया था, ठीक है। यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे और नॉर्मल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करेंगे। इसी के साथ टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हमारा फॉर्मूला आया था, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 sin 2 थीटा, अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट सिग्मा टी की वैल्यू मतलब सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल की आपको भाई प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि बिगर प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है, कैलकुलेशन में ही बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, आपका जो आंसर है वो नहीं आ पाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करनी है, बिगर प्रैक्टिस के कैलकुलेशन नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने डेरिवेशन जो फर्स्ट आपको मैंने बताया था बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस फॉर द इंक्लाइंड प्लेन के लिए पेपर में कल लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और आपका मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, मैक्सिमम सीरियस स्ट्रेसेस, इंक्लाइंड प्लेन के रिगार्डिंग जो आपका एंगल होता है, तो इनके बेस इस नॉर्मल 4-5 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। इतना क्लियर है? चलिए, अब आगे की तरफ बात करेंगे। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा एक डेरिवेशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में स्टूडेंट, चलिए पहले यहाँ पे थ्योरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर हमारे क्या कहलाती है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मटेरियल होते हैं हमारे अलग अलग मेटल्स के बने होते हैं। भाई अलग अलग हमारे जो मेटल्स होते हैं अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। कास्ट आयरन है, आपका स्टूडेंट माइल्ड स्टील है, आयरन है, कॉपर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मेटल्स हैं जिनके अंदर अलग अलग कंपोजिशंस हमारे मिले हुए रहते हैं, और वो हमारे डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ पर। कौन सा मेटल कितना अच्छा है कितना बेकार है वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पर, उसकी हार्डनेस पर। तो किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक टेस्टिंग करते हैं
और वो टेस्टिंग होती है हमारी यूटीएम मशीन पर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर क्या करते हैं, उस मेटल पर फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, और वहां पे उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि मेटल कितना लोड को सहन कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, मतलब कितने लोड को वो सहन करने का काम कर सकता है। तो किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहां पे उसकी टेस्टिंग की जाती है। और टेस्टिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा क्या होता है, थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स है वो किस टाइप से हमारा फेल कर सकता है, किस तरीके से फेल कर सकता है, वो यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। जिसमें कि मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व के बारे में। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और थ्योरी ऑफ फेलियर्स इसी के ऊपर हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो हमारे दो कर्व, मतलब दो कर्व में यहाँ पे हमारा ड्रॉ करता है, एक स्ट्रेस में, दूसरा हमारा स्ट्रेन में। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड अप्लाइड करते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जिस तरीके से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, स्ट्रेन की वैल्यू भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ खींचा है स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में। नीचे हमारा क्या स्ट्रेन है, ऊपर हमारा क्या स्ट्रेस है। यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है, दैट इज द ओ। यहाँ पे क्या करेंगे, जब बॉडी के ऊपर अपना लोड की वैल्यू को अप्लाइड करेंगे तो लोड बढ़ेगा। और स्ट्रेसेस क्या होता है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं, बॉडी में जब हम कोई भी लोड अप्लाइड करते हैं तो बॉडी के अंदर एक रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होता है, और वही जो रजिस्टिंग फोर्स होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेसेस कहलाता है, जो बेसिकली अप्लाइड किए गए लोड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी क्या करेगी, हमारे लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मेरी तरफ को क्या करेगी, स्ट्रेस लगाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने का काम करता है। तो जब हम वो किसी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड अप्लाइड करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, और स्ट्रेसेस के साथ साथ उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है। अगर बॉडी के लेंथ में कोई भी चेंजिंग हमको देखने को मिल पाती है तो वहां पे स्ट्रेन हमारा आ जाता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस क्या होता है, अप्लाइड लोड अपॉन एरिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब बॉडी के ऊपर कोई भी लोड अप्लाइड किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेस की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है, और साथ ही साथ आपका स्ट्रेन की वैल्यू भी हमारी बढ़ती चली जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे अपने स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रेंथ वो एक इलास्टिक रीजन में हमारे आ जाती है। इलास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है, या बॉडी की लेंथ में चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहां से उस अप्लाइड किए गए लोड को हटाते हैं तो बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाती है। तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है इसको एक मैकेनिकल, हमारी मेटल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज द property of the material, it is the mechanical property of the material when applied load on the body, then body is deformed, and when we remove the applied load then body is come into the initial conditions, ठीक है। initial conditions में हमारी आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था में हमारी आ जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ए ओ और ए है वो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी हमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, और स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारा पॉइंट आता है, दैट इज द बी। और बी हमारा क्या होता है, इलास्टिक रीजन होता है। उसके बाद हमारा उसके और स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एक हमारा पॉइंट होता है, दैट इज द सी। दिस इज द अपर यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब झुकना। आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को खींचते हैं और उसको ज्यादा हमने खींच दिया तो अपने आप ही उसकी लेंथ अपने आप बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो बिगर अप्लाइड ऑन द लोड देन बॉडी विल बी डिफॉर्म मतलब कंटिन्यूअसली, दैट इज द यील्डिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा अपर यील्डिंग पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू को हटा देते हैं तब भी इसके अंदर हमारा क्या होता है, स्ट्रेन हमारा डेवलप होता है, मतलब इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हमारा होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो लोअर होता है, जिसको लोअर यील्डिंग पॉइंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर उसमें डिफॉर्मेशन होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी बॉडी हमारा टूटा नहीं है, हमको इसमें टेस्टिंग करना है कि कब कितने लोड पर वो टूट सकता है, मतलब फ्रैक्चर इसके अंदर हमारा हो सकता है। तो अभी हमारा ये टूटा नहीं है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर और स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट। ये हमारा पॉइंट ए है, दैट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेसेस या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस को बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रेस को क्या करता है, सहन करने का काम करता है, और इससे ज्यादा वो स्ट्रेस सहन नहीं कर सकता। अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हमको क्या करना है, नोट करके लिखना होता है कि किस बॉडी का मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होता है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है, इतना होता है। मान लीजिए कोई भी हमारा एक फ्लाईओवर है, एलिवेटेड रोड है, अब उसका जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वो 200 किलो न्यूटन का है नॉर्मली।
या 1000 किलो न्यूटन का है, मतलब कि वो 1000 किलो न्यूटन के लोड को सहन कर सकता है, लेकिन 1 किलो न्यूटन का लोड और बढ़ गया तो टूटकर गिर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो उसका मैक्सिमम एक लोड, एक मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मिल गया, कितना 200 1000 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, उस वेट से नीचे की तरफ, उस लोड से नीचे की तरफ क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को या उसके कोई भी व्हीकल्स है उसके ऊपर गुजारने का काम करेंगे। तो जो वहां पे हमारे स्टैसिस वर्क कर रही है, जो लोड हमारे उस फ्लाईओवर के ऊपर चल रहा है, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का है, 200 का है, 300 का है, 400 का है, 500 का है, तो वो 1000 से कम है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्किंग स्टैसिस कहलाता है, वर्किंग लोड हमारा कहलाता है, ठीक है, जो हमारा वहां पे वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है। तो किसी भी मेटल का हमको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हमको पता रहता है, मैक्सिमम या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हमको पता रहता है, और उसके बाद जो वहां पे हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब नॉर्मली उससे कम स्ट्रेसेस की वैल्यू को लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, वर्किंग लोड उसको यहां पर बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, स्टूडेंट लोड की वैल्यू को हटा देते हैं, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू को कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमारा क्या होता रहता है, स्ट्रेस हमारा मतलब स्ट्रेन हमारा इसके अंदर डेवलप होता रहता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमारा जो मेटल है हमारा क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है, ठीक है। तो उस ये हमारे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज मतलब प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ हार्डनेस को चेक करने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मली जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम है वो किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, फॉर द डक्टाइल मेटल के लिए। ये किसके लिए, डक्टाइल मेटल के लिए। तो मेटल हमारे दो टाइप्स के होते हैं, डक्टाइल होता है, हमारा ब्रिटल होता है। तो डक्टाइल मटेरियल हमारे कैसे होते हैं, डक्टाइल भी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, ठीक है, इट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल व्हेन वी आर अप्लाइड ऑन द लोड ऑन मेटल, देन मेटल विल बी डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मेटल हमारा कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है, वो टूटता नहीं है। जब टूटता है जब वो काफी ज्यादा उसका एरिया, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। आपने एल्युमिनियम का कोई वायर लिया, सोने का, गोल्ड का या चांदी का वायर लिया, उसको खींचे तो खिंचता चला जाएगा, वो कब टूटेगा, जब उसका डायमीटर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे अपने ब्रिटल मेटल के बारे में, ब्रिटल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हेन अप्लाइड ऑन द लोड, दैट व्हेन अप्लाइड लोड ऑन द मेटल देन मेटल डज नॉट डिफॉर्म, मेटल हमारा डिफॉर्म नहीं होता है। और जिस तरीके ज्यादा लोड वहां पे अप्लाइड किया जाता है तो वो अपने अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर बिखर जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कास्ट आयरन होता है, ग्लास होता है, कांच में आपने देखा होगा कांच में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कांच के ऊपर जितना लोड लगा रहे हो उतना सहन कर पा रहा है, लेकिन ज्यादा लोड को लगाओगे तो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर बिखर जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऐसे मेटल जो ब्रिटल मेटल होते हैं, तो ब्रिटल मेटल में कोई भी डिफॉर्मेशन हमको देखने को नहीं मिल पाता, केवल वो क्या करता है, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम लोड को सहन करने की, और जब लोड की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है तो अपने आप वो क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, टूट जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज हमारी होती है, ठीक है, इनके बारे में आपको देखना है। तो थ्योरी ऑफ फेलियर्स क्या कहती हैं, तो इंपोर्टेंट है हमारे थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर हमारे 5 हमारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने साइंटिस्ट के रिगार्डिंग अपने अकॉर्डिंग उन्होंने अपने थ्योरीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और साथ ही साथ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी हमको यहाँ पर दी गई है। तो एक एक करके इनको समझने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बारे में, जो रैनकाइन ने हमको दी थी, इसलिए इसको रैनकाइन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर विल अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू इन द सिस्टम रीच द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हमारा इस थ्योरी के रिगार्डिंग ये हमको ये कहते हैं कि मेटल हमारा तब फेल होगा जब हमारे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कहां पर पहुंच जाएगी, अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस पर पहुंच जाएगी, तो मेटल हमारा फेल कर जाएगा, ठीक है। जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस तक पहुंच जाएगी, अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द मेटल, वहां पर पहुंच जाएगी तो मेटल क्या कर जाएगा, हमारा फेल कर जाएगा। तो ये इन्होंने बोला है रैनकाइन सर ने, ठीक है। तो रैनकाइन सर ने बोला है तो इसलिए इसको यहाँ पे रैनकाइन थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ठीक है, हमारी जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारी होती हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारी होती है, अगर इसकी वैल्यू हमारी किससे ज्यादा हो जाए, अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाए, तो मेटल हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, हमारा मेटल बेकार हो जाएगा, फेल कर जाएगा। सेकंड थ्योरी थी मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिनका जो हमारे साइंटिस्ट थे ट्रेस्का और गेस्ट, ठीक है, इन्होंने यह थ्योरी यहाँ पर दी है। इनका क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर विल अकर व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस, when maximum principal shear stress in the system reach the value of the maximum shear stress, यहां पे मैक्सिमम shear stress की वैल्यू अगर
कहां पर पहुंच जाएगी हमारे स्टूडेंट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पर पहुंच जाएगी। मतलब प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पर पहुंच जाएगी तो मेटल हमारा फेल कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट विल इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, दैट इज द सिग्मा YT अपॉन 2, यहाँ पे हमारा निकल कर आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फेलियर दैट इज द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की अगर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे, सिग्मा YT से, तो मेटल हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट, थर्ड आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी दैट इज द सेंट वेंट्स थ्योरी के नाम से उसको यहाँ पर जाना जाता है। इन्होंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन वैल्यू रीच द स्ट्रेन इन टेंशन एट इलास्टिक लिमिट। अगर यहाँ पे स्ट्रेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू पहुंच जाएगी कहां पर, स्ट्रेन इन एट इलास्टिक लिमिट तक अगर हमारे पहुंच जाएगी तो मेटल हमारे क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है स्ट्रेन का 1/e सिग्मा 1 माइनस के म्यू सिग्मा 2 प्लस के सिग्मा 3, यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आता है। इसके साथ प्रिंसिपल स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग तो हमारा फॉर्मूला निकलता है दैट इज द स्ट्रेन 3 मतलब 3 डायरेक्शन में 1/e सिग्मा 3 माइनस के म्यू सिग्मा 2 प्लस के सिग्मा 1, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के बारे में। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी दैट इज द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर अकर व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्ट्रेस, ठीक है, मटेरियल रीच द वैल्यू इक्वल टू द शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द इलास्टिक पॉइंट इन द टेंशन। जब हमारे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू कहां पर पहुंच जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसके, इक्वल टू शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, तो हमारा मेटल क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है दिस। और अब नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो इसको हैज थ्योरी के नाम से आपको जाना जाता है। इन्होंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर ऑफ ए मटेरियल अकर व्हेन टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द मटेरियल, जो टोटल स्ट्रेन मतलब जो मेटल होता है वो कितना ज्यादा अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द मटेरियल रीच द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए मटेरियल द यील्डिंग पॉइंट इन द टेंशन, तो उस समय हमारा मेटल क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। हर एक मेटल की क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है, वो हर एक एनर्जी मतलब जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है हर एक मेटल की वो अलग अलग होती है। अगर हमारे स्ट्रेन यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की जो थ्योरी है वो उसके स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के बराबर पहुंच जाएगी तो ऑब्वियसली क्या करेगा, हमारा फेल कर जाएगा। तो ये हमारी क्या है, हमारी थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ फेलियर, इनके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे की तरफ जिसमें देखेंगे ठीक है, इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। द लोड ऑन ए बोल्ट, एक हमारा बोल्ट है, ठीक है, द लोड ऑन ए बोल्ट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलोन्यूटन टुगेदर विद ए ट्रांसवर्स शियर ऑफ 10 किलोन्यूटन। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बोल्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के रिगार्डिंग आपको फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी की थ्योरी की रिगार्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। इसमें म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3, इलास्टिक लिमिट इन टेंशन दे रखा है 280 मेगा पास्कल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दे रखी है आपको 3। ठीक है, अब गिवन की रिगार्डिंग हमें बात करेंगे, सबसे पहले अपना अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको पहले ये पता होना चाहिए कि मेटल का मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस कितना है, मैक्सिमम स्ट्रेसेस हमारा कितना है, या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस का कितना है। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेसेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वर्किंग स्ट्रेसेस की वैल्यू जो दे रखी है वो हमारी कितनी दे रखी है, 280 दे रखा है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको 3 दे रखा है, और यहाँ पे वैल्यू निकल कर आती है 93.33 मेगा पास्कल। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, हमारा जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 93.33 मेगा पास्कल आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक्सियल पुल देखेंगे यहाँ पे 20 किलो न्यूटन, मतलब एक्सियल पुल मतलब उसको खींचने का काम किया जा रहा है एक्सियल की रिगार्डिंग। एक्सियल का मतलब होता है कि उसके एक्सिस के पैरेलली, ठीक है, एक्सिस से पैरेलली हमारे यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, तो 20 किलो न्यूटन यहाँ पर दिया गया है। ट्रांसफर शियर लोड यहाँ पे दे रखा है 10 किलो न्यूटन। लेट डी इज द डायमेंशन ऑफ द बोल्ट, जो हमारा बोल्ट है उसका जो डायमेंशन है,
डायमीटर हमको यहाँ पे स्मॉल डी यहाँ पे इसको मान लेते हैं। अप्लाइड स्ट्रेसेस देखेंगे तो एक्सेल लोड अपॉन एरिया निकालेंगे। एक्सेल लोड अभी हमने निकाला था 20 × 10⁻3, एरिया कितना हो जाएगा π/4 डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी कितनी 25477.7 अपॉन डी स्क्वायर हमारा निकल कर आ जाएगा। अप्लाइड शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू को निकालेंगे तो ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस अपॉन एरिया ऑफ द बोर्ड। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी है 10 × 10⁻3, एरिया ऑफ द बोर्ड π/4 डी⁻2। तो यहाँ पे हमारा टेंसर शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आगे की तरफ नाउ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारा हो जाएगा 1/2 सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा का स्क्वायर प्लस के 4 टो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद सिग्मा 1/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिग्मा 1/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो एक बार यहाँ पे प्लस का रखेंगे, एक बार माइनस का रखेंगे। तो सिग्मा 1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी 3754, ठीक है 3754.269 अपॉन डी⁻2। और सिग्मा 2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस के 5276.569 अपॉन डी⁻2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी अभी हमने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्ट्रेन एनर्जी का, तो वो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुटअप करना है, अपनी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो अपना सिग्मा 3 की जो वैल्यू हमारी 0 है, तो सिग्मा 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला 0, ये वाला 0, तो आपको केवल ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी वैल्यू को क्या करना है, आपको पुटअप करना है और u की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद u की वैल्यू जो निकल कर आएगी 1/2 e इंटू के 876301028.7 अपॉन डी⁻4 आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। स्ट्रेन एनर्जी इन सिंपल टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा हो जाए सिग्मा स्क्वायर ut अपॉन 2e। यहाँ पे अपना ये वाले इक्वेशन को पुटअप करेंगे, मतलब वैल्यू को पुटअप करेंगे, यहाँ पे आपको ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से हम देखेंगे तो दोनों के इक्वलेट करेंगे। इक्वलेट करने के बाद ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो डी की वैल्यू जो निकल कर आएगी 17.8 mm आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी निकालना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है 1 + μ/6e सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस के सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अपनी वैल्यू को पुटअप करना है। वैल्यू को पुटअप करने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा यूएस का, डेट इज द ये वाली इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब शियर स्ट्रेन अंडर एक्सेल स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग आपका फॉर्मूला यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करना है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वलेट करना है। इक्वलेट करने के बाद आपको यहाँ पे डायमीटर मिल जाएगा 19 mm का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन लेंथी है, ये मैंने आपको करा रखा है, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक डेरिवेशन नहीं करा रह गया। एक डेरिवेशन है यहाँ पे मोहर सर्किल का, पीछे रह गया आई थिंक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर इसमें सेकंड है स्टड। ठीक है, स्टड और कॉलम के बारे में बात करेंगे। स्टड और कॉलम आपका यहाँ पर क्या होता है। अगर स्टड की बात करूंगा तो स्टड आपका यहाँ पर क्या होता है, स्टड इज ए बार और मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन एनी पोजीशन अदर देन वर्टिकल एंड सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिबल लोड ऑन फिक्स्ड रिजिडली। मतलब जैसे कि बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टड क्या होता है, स्टड हमारा क्या होता है, एक इंक्लाइंड एंगल पर एक हमारा कॉलम एक मेंबर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर्स का एक मेंबर होता है जो इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा लगा हुआ रहता है। और हमेशा हमारा जो स्टड होता है उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी हमारी डेवलप होती है, मतलब कंप्रेसिव लोड उसके ऊपर अप्लाइड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कोई भी हमारा ट्रायंगल एक शेप हमारा होता है, वो वहां पे क्या लगे होते हैं, हमारे स्टड हमारे लगे होते हैं। जो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में लगे होते हैं उसको कॉलम के बारे में जाना जाता है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलम होता है
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, बीम होते हैं, ठीक है। और जो हमारे एक इंक्लाइंड एंगल पर लगे होते हैं वो हमारे स्ट्रट होते हैं। इनके बारे में आपको समझना है, ठीक है। तो देखेंगे आप इस स्ट्रट के बारे में। तो स्ट्रट एक हमारा क्या होता है, बार होता है, मेंबर होता है किसी भी स्ट्रक्चर्स का, इन एनी पोजीशन, किसी पोजीशन में रहता है अदर देन वर्टिकल, वर्टिकल को छोड़कर किसी भी अलग पोजीशन में हमारे यहाँ पर होता है। एंड सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिबल लोड एंड फिक्स्ड रिजिड, रिजिडली कंडीशन में हमारा लगा हुआ रहता है। ए स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड स्ट्रट। कि एक स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। स्ट्रट में भी वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वैसे इंक्लाइंड भी हमारा होता है। द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द स्ट्रट आर स्मॉल, जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन होता है हमारे स्ट्रट का वो काफी ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू लेंथ के रिगार्डिंग, ठीक है। स्ट्रट आर यूज्ड इन द रूफ ट्रस एंड ब्रिज, ठीक है। हमारा जो स्ट्रट होता है इसका यूज कहां पर किया जाता है, अपने रूफ छत में किया जाता है, ठीक है। आपने रेलवे के ब्रिज देखे होंगे वहां पे किया जाता है, ठीक है। और आप उसमें बात कर सकते हैं आपका स्टूडेंट ट्रस वगैरह में इनका यूज किया जाता है, किसका, स्ट्रट का, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कॉलम। कॉलम क्या होता है, कॉलम इज ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर, एक हमारा क्या होता है, लॉन्ग वर्टिकल मेंबर होता है ऑफ एनी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। इसके ऊपर भी हमारे क्या लगा होता है, कंप्रेसिबल लोड हमारा लगा हुआ रहता है, या इसेंट्रिक लोड हमारे इसके ऊपर लगा हुआ रहता है, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ कॉलम इज लार्ज, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होता है कॉलम का वो हमारा लार्ज होता है। कॉलम कैरी हैवी कंप्रेसिव लोड, कॉलम जो करता है हमारे काफी ज्यादा हैवी कंप्रेसिव लोड को कैरी करने का काम करता है। कॉलम आर यूज्ड इन कंक्रीट एंड स्टील बिल्डिंग, कॉलम को जो बेसिकली यूज किया जाता है बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, कंक्रीट्स वगैरह में इसका यहाँ पर यूज करने का काम किया जाता है, ठीक है, किसका, कॉलम्स का। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए हमारी कॉलम्स लगी हुई हैं, कॉलम के ऊपर हमारा कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, वो एक तरीके से हमारा कर्व शेप में मुड़ जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, एक फोर्स मेरा नीचे से लग रहा है, एक फोर्स मेरा ऊपर से लग रहा है, जब इसको दबाते हैं तो दबाने के बाद क्या करेगा, इसमें बीच में कर्व बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। और ये जो इसके ऊपर लगाया गया जो लोड है, इस टाइप के लोड को क्या बोलेंगे, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड इसको बोला जाता है, जिसके कारण बॉडी में डिफ्लेक्शन हमारे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वही हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे की तरफ देखेंगे आप स्टूडेंट, कुछ डेफिनेशंस हैं, उन सभी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बकलिंग लोड के बारे में, क्रिटिकल लोड के बारे में। बकलिंग लोड या क्रिटिकल लोड क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी एक कॉलम ए बी है, इसके ऊपर हमारा कंप्रेसिबल या एक्सियल कंप्रेसिबल लोड यहाँ पे लगाए अप्लाइड किया गया है, और यहाँ पे हमारी जो कॉलम की लेंथ है वो हमारी कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। लेकिन जब यहाँ पे इसके ऊपर अपने लोड को अप्लाइड करते हैं तो हमारी जो बीम मतलब कॉलम है वो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके अंदर वाई डिफ्लेक्शन को देखने को मिल पाता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे हमारा वाई डिस्टेंस पे, मतलब जो वाई डिफ्लेक्शन है वो नीचे बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर हमारे यहाँ पर बनने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे इसके ऊपर लोड नहीं लगाया तो उस समय इस कॉलम की जो लंबाई थी वो हमारी एल थी, लेकिन जब इसके ऊपर हमने लोड अप्लाइड किया जिसके कारण हमारे यहाँ पे क्या करे, बकल कर गया, मतलब ये बकल कर गया, बकल का मतलब झुकाव मुड़ गया, तो वहां पे उसकी जो लंबाई होगी हमारी कैपिटल एल हो जाती है, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट लेंथ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, दैट इज द एल। अब यहाँ पे क्या होगा, बकलिंग लोड, द मैक्सिमम लिमिटिंग लोड एट विच द कॉलम टेंड्स टू बकल। तो मैक्सिमम लिमिटिंग लोड एक ऐसा लोड जिसके कारण हमारा जो कॉलम है वो टेंस कर जाता है बकल्स, बकल्स मतलब इस तरीके से कर्व शेप में मुड़ जाता है, तो उसके ऊपर जो लोड अप्लाइड किया गया वही हमारा बकलिंग लोड कहलाता है, और उसी को क्रिपलिंग लोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बकलिंग लोड क्या होता है, क्रिपलिंग लोड क्या होता है, वो समझ में आ गया। इसी के साथ बात करेंगे आगे की तरफ सेफ लोड के बारे में। सेफ लोड क्या होता है, एक ऐसा लोड जिसके कारण मेटल हमारा क्या होता है, सेफ कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो इट इज ए लोड टू विच ए कॉलम इज एक्चुअली सब्जेक्टेड टू ए बकलिंग लोड, जहां पे हमारा लोड जो होता है वो एक तरीके से हमारा क्या होता है, एक्चुअली सब्जेक्टेड रहता है हमारे बकलिंग लोड से। तो सेफ लोड दैट विल बी इक्वल्स टू बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे क्या निकल कर आ जाएगा, सेफ लोड हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सेफ लोड हमारा निकल कर आ जाएगा। तो बकलिंग लोड जो होता है वो एक मैक्सिमम लोड हमारा होता है जिसके कारण मेटल हमारा डिफॉर्म कर जाता है, और ज्यादा इससे लोड की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा मेटल क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। तो मैक्सिमम क्या होगा, हमारा बकलिंग लोड होगा, ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे यहाँ पर दी गया है, ठीक है। तो सेफ लोड के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके से अपनी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसमें बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए हमारा जो कॉलम है
उसके ऊपर हमने कोई भी लोड अप्लाइड नहीं किया है, तो उस समय उसकी जो लेंथ थी वो स्मॉल एल थी। लेकिन जब उसके ऊपर हमने लोड अप्लाइड किया और हमारा जो मेटल तो बकल कर गया और उस समय उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो कुछ ना कुछ, तो वहां पे वो हमारे क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंथ होता है, जिसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ इसको यहां पर बोला जाता है, और इसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेडियस। ये सबसे छोटी से छोटी वैल्यू होती है किसकी, रेडियस की, ऑफ जायरेशंस की, ऑफ ए क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस। तो रिलीज रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब यहाँ पे बात करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको स्मॉल के से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ये इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करने का काम किया जाता है, जहां पर के क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम आपको यहां पर बताने का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे यहां पर स्टूडेंट स्लेंडरनेस रेशो के बारे में कि स्लेंडरनेस रेशो आपका क्या होता है। तो इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल लेंथ, जो हमारा एक्चुअल लेंथ होती है कॉलम की, ठीक है, ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन दैट इज द के, दोनों का जो रेशो होता है उसको स्लेंडरनेस रेशो के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, दिस इज कॉल्ड द स्लेंडरनेस रेशो। इसके साथ आपका बकलिंग फैक्टर आता है, बकलिंग फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है, टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन इज कॉल्ड द बकलिंग फैक्टर। ये आपको यहाँ पर क्या निकल कर आता है, बकलिंग फैक्टर आपको यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसी के साथ एक फॉर्मूला होता है जिसको आयलर फॉर्मूला यहाँ पर बोला जाता है, जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आयलर फॉर्मूला। तो आयलर फॉर्मूले की बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, द फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर स्टड एंड कॉलम। ये जो फॉर्मूला होता है वो आपका यहाँ पर किसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्टड और कॉलम के लिए ही केवल एप्लीकेबल होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है आयलर का, डेट इज द इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, जहां पे ई क्या होता है आपका यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, आई की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एल की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम होती है, और पीई की बात करेंगे तो इसेंट्रिक लोड आपको यहाँ पर देखने को मिल पाता है। ठीक है, इसेंट्रिक लोड की वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिल पाती है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या फॉर्मूले है जिसके बारे में आपको देखना है। इसी के साथ बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट इफेक्टिव लेंथ बेस्ड ऑन द एंड कंडीशन। ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, फॉर्मूलेज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर में आपसे डेरिवेशंस के बारे में पूछ सकता है, तो डेरिवेशन आपको करनी है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ बेस्ड ऑन एंड कंडीशन, जब यहाँ पे हमारा क्या है, व्हेन बोथ एंड आर हिंज्ड और पिन, जहां पे कॉलम के दोनों ही एंड हमारे कैसे हैं, हमारे कैसे हैं, फिक्स मतलब पिन कंडीशन में यहाँ पे लगाए गए हैं, हिंज कंडीशन में यहाँ पे लगाए गए हैं, तो उस समय हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, या क्रिपलिंग लोड उस समय हमारा कितना लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, जब हमारे किसी भी कॉलम के दोनों ही एंड हमारे पिन कंडीशन में हमारे लगाए गए हैं, तो उस समय उसकी जो लेंथ होती है, जो हमारी कॉलम की लेंथ होगी एल, वही उसकी इक्विवेलेंट लेंथ एल के बराबर होती है। मतलब इफेक्टिव लेंथ जो होगा कैपिटल एल, वो इक्वल होगा किसके, एल के। और यहाँ पे जो क्रिपलिंग लोड होता है, जो अपने लोड की वैल्यू को लगा पा रहे हैं, वो हमारा कितना था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आता है। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जब हमारा कॉलम का एक एंड तो फिक्स्ड है और दूसरा एंड हमारा फ्री है, तो यहाँ पे कोई कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम है, जब कॉलम का एक एंड हमारा फिक्स्ड है, दूसरा एंड हमारा फ्री है, तो एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड हमारा फ्री है, तो उस समय जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, 2l के बराबर होगी, मतलब इसकी लंबाई हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब कॉलम का एक एंड फ्री है, दूसरा एंड फिक्स्ड है, तो उस समय जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी वो l थी, स्मॉल l, लेकिन उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो हमारी एक्चुअल लेंथ की दुगनी हो जाएगी, मतलब कैपिटल L जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा 2l के। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ दैट विल बी इक्वल्स टू 2l। क्रिपलिंग लोड की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा फॉर्मूला, दैट इज द पाई स्क्वायर ई आई अपॉन स्मॉल एल की जगह आपको क्या रखना है, 12 रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट, जिसमें देखेंगे जब यहाँ पे वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, यहाँ पे कॉलम का एक एंड तो फिक्स्ड है और लेकिन दूसरा एंड हमारा कैसा है स्टूडेंट, हिंज्ड है, तो उस समय हमारा यहाँ पर क्या होगा,
ठीक है, उस समय हमारे क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो बेसिकली हमारी कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट लेंथ दैट इज द एक्चुअल लेंथ की हमारी 1/2 यहाँ पे हमको देखने को मिल पाएगी। तो यहाँ पे L बराबर क्या होगा, L अपॉन √2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे L की जगह आपको क्या रखना है, कैपिटल L की जगह आपको L अपॉन √2 रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 2π² EI अपॉन L² आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट, जब व्हेन बोथ एंड आर फिक्स, जब दोनों ही एंड हमारे कैसे फिक्स कंडीशन में है, मतलब कॉलम का दोनों ही एंड कैसे फिक्स कंडीशन में है, तो उस समय हमारी जो एल होती है इक्विवेलेंट लेंथ वो आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है, हमारी आधी देखने को मिल पाती है। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ की कितनी हो जाती है, आधी देखने को मिल पाती है। तो एल बराबर क्या देखना है, L/2 रखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 4π² EI अपॉन L²। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्रिपलिंग लोड आपको निकालना है। पेपर में डेरिवेशन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, बताइए कि जब किसी बीम कॉलम के दोनों ही एंड हमारे कैसे पिन कंडीशंस में है, तो उस समय इसका क्रिपलिंग लोड की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो आपको डेरिवेशंस के रिगार्डिंग इसको सॉल्व करना है। डेरिवेशंस मैंने आपको अपनी क्लासेस में आपको करा रखा है, वहां से जाकर आपको इसको देखना है डेरिवेशंस को। ठीक है, तो एक डेरिवेशन है इसको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको समझेंगे आप स्टूडेंट। ड्राइव आइलर क्रिटिकल बकलिंग लोड, यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव करना है फ्रॉम द आइलर इक्वेशन से क्रिटिकल बकलिंग लोड को फॉर कॉलम व्हेन बोथ एंड आर हिंज्ड, जब कॉलम के दोनों ही एंड हमारे कैसे हिंज कंडीशंस में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बकलिंग फॉर्मूला मतलब बकलिंग लोड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द आइलर इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई एक कॉलम है, इस कॉलम की जो एक्चुअल लेंथ है वो हमारे यहाँ पर कितनी दे रखी है, नॉर्मली एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एल मान लेते हैं, सॉरी ये एल दे रखा है इसमें। इसको एल कर लेना। ठीक है, ये आपकी लेंथ है एल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम की लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ हमारी एल है। और जब इसके ऊपर हमारा बकलिंग लोड लगाया जाता है तो उसकी लेंथ हमारी हो जाती है कैपिटल एल, दैट इज द इक्विवेलेंट या इफेक्टिव लेंथ के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसके यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, नीचे से फोर्स लगाएंगे, तो बीच में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन को देखने को मिल पाता है, दैट इज द वाई। कितना, वाई। और जिसकी डिस्टेंस हमारी बेस से कितनी, हमारी एक्स यहाँ पर दी गई है। तो एक कॉलम ए बी विच हैज लेंथ ऑफ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज द ए हिंज्ड द बोथ एंड, जहां पे उसके दोनों एंड कैसे हैं, हिंज्ड कंडीशन में हमारे रखे गए हैं। ठीक है, लेट P इज द क्रिपलिंग लोड, यहाँ पे जो P हमारा क्रिपलिंग लोड है विच बकल द कॉलम। ठीक है, जो यहाँ पे बकल यहाँ पे कर रहा है कॉलम को। लेट Y बी द डिफ्लेक्शन एट द सेक्शन, अगर मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, लोड हमारा PC लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, Y हो जाएगी। तो मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि M इक्वल्स टू माइनस के P इंटू के Y। लोड जो लग रहा है वो हमारा कंप्रेसिव लग रहा है, तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। वी नो दैट द फॉर द डिफ्लेक्शन, जब किसी भी बीम के अंदर डिफ्लेक्शन हमारा होता है तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था EI d² y अपॉन dx² दैट विल बी टू मोमेंट हमारा होता है। तो EI d² y अपॉन dx², m हमारा कितना निकल कर आया था, माइनस के Py निकल कर आया। ठीक है, इसको इधर की तरफ लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, EI यहां से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे EI कॉमन लेके इधर की तरफ भेज देंगे तो जीरो में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, d² y अपॉन dx² प्लस के Py, यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसके नीचे की तरफ EI आ जाएगा इनटू के y बराबर के 0। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर सेकंड। अब बात करेंगे आगे तरफ, द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन विद डिफरेंशियल, अगर इस वाले इक्वेशंस हम डेरिवेशंस डेरिवेट करेंगे इसको, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन हमारा निकल कर आएगा y इक्वल्स टू c1 cos x अंडर रूट p अपॉन EI। ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी c1 cos x अंडर रूट p अपॉन EI प्लस के c2 sin x अंडर रूट p अपॉन EI आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वेयर C1 और C2 जो है हमारे कांस्टेंट है ऑफ इंटीग्रेशन के, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के हमारे क्या है, कॉन्स्टेंटली हमारे निकल गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एट बी कंडीशन पर डिफ्लेक्शन इज जीरो। अगर बात करेंगे बी कंडीशंस के बारे में, तो बी कंडीशंस पे क्या है, डिफ्लेक्शंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी, जीरो है। डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी यहाँ पे स्टूडेंट हमारी, जीरो दी गई है। ठीक है, वही यहाँ पर देख रहे हैं। तो एट बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है।
तो एट x बराबर 0 y बराबर 0, तो इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 और साथ ही साथ y बराबर 0, तो y बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। c1 cos x बराबर 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा ये, ठीक है। c2 sin 0, तो सारा 0 हो जाएगा ये, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, c और sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो c1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 0 ही निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 0 ही आपकी निकल कर आएगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन देखेंगे तो एट ए पर, ए वाले पॉइंट पर देखेंगे तो डिफ्लेक्शन वहां पे 0 होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारी 0 होगी, लेकिन x की जो वैल्यू होगी हमारी l होगी, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है हमारी l, तो l और हमारा y बराबर 0, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर l रखेंगे, तो अब की बार हमारे यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, तो cos x बराबर l रखेंगे, तो sin बराबर l रखेंगे, ठीक है। तो C2 की मतलब जो C1 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 0, तो सारा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। सारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट, C2 sin l अंडर रूट पी अपॉन ई आई, तो यहाँ पे साइन l अंडर रूट पी अपॉन ई आई बराबर 0 हो जाएगा, CT भी हमारा 0 में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि साइन इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। इस कंडीशंस में सब मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, पाई की वैल्यू 0 आती है, 2 पाई की वैल्यू 0 आती है, 3 पाई की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो साइन के इस वाले कंडीशन में सबकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, 0 आती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल अंडर रूट पी अपॉन ई आई डेट विल इक्वल टू कितना मान लेंगे, यहाँ पर पाई मान लेंगे, ठीक है। तो पाई के रिगार्डिंग क्या करेंगे, अंडर रूट पी अपॉन ई आई बराबर के पाई अपॉन एल हो जाएगा, पी अपॉन, ठीक है, P अपॉन ई आई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको इधर की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां से P की वैल्यू को निकालेंगे तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा जो क्रपलिंग लोड की वैल्यू निकल कर आएगी, क्या आएगी, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डेरिवेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन है जिसके रिगार्डिंग आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करने का काम किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। एक और इसमें डेरिवेशंस था मोहर सर्किल का, वो इसमें ऐड नहीं हुआ है क्या, ठीक है। यहाँ पे एक डेरिवेशन है वो मैंने क्लासेस में आपको करा रखा है, उस डेरिवेशंस को आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मतलब डेरिवेशन ही है ये, ठीक है। डेरिवेशन की रिगार्डिंग बात करना है, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, a body is subjected to direct stresses into into mutually perpendicular direction accompanied accompanied by a simple shear stresses,
ठीक है, बाय सिंपल शेयर स्ट्रेसेस ड्रॉ द मोर सर्किल ऑफ स्ट्रेसेस, ड्रॉ द मोर सर्किल ऑफ स्ट्रेसेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, मोर सर्किल को स्ट्रेसेस को यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने आपको क्लासेस में करा रखा है। ठीक है, नॉर्मली जैसे ही पीछे मैंने आपको बताया था उसी के रिगार्डिंग इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके सर्किल के बारे में। तो इसके सर्किल को किस तरीके से बनाया जाएगा, फ्रॉम नॉर्मली जैसे ही मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन इस तरीके से है, यहाँ पे क्या लगा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें कोई एक प्लेन यहाँ पर दिया गया है जिसका एंगल हमारा यहाँ पर थीटा है, तो उस समय यहाँ पे क्या करते हैं, उसको वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट इज द थीटा। इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लगता है सिग्मा एन, और टेंजेंशियल स्ट्रेस लगता है दैट इज द सिग्मा टी। यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये हो जाएगा आपको यहाँ पर टो एक्स वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, टो एक्स वाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नया एक मोर सर्किल आपको ड्रॉ करना है, तो मोर सर्किल ड्रॉ करने के लिए ध्यान से देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इस लाइन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट मानना है दैट इज द ओ। ठीक है, और इसका जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ओ एक्स यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। इसमें तो कोई दो पार्ट्स कर लेते हैं, एक यहाँ पे एक पार्ट हमने कर लिया जी का, ठीक है, और एक यहाँ पे दो इक्वल पार्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। दो इक्वल पार्ट यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं जे और के। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने ये दो पार्ट्स इक्वल कर लिए सेम डिस्टेंस पर, एक यहाँ पे बना लिया, एक मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो दो पार्ट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डेट इज द जे। ठीक है, जे एंड के। ठीक है, अब जे से क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, और के से इस तरीके से हमारे वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और इन दोनों को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे मिलाने का काम करेंगे, जो बेसिकली यहां से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्फा एंगल बनाने का काम करेगा। ठीक है, और जहां पे दोनों लाइन आपस में काट रही है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, ओरिजिन पॉइंट दैट इज द सी। इसको सेंटर पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, और इसी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, यहां से यहां तक का इसका रेडियस भरेंगे, यहां से यहां तक इसका रेडियस भरेंगे, और रेडियस भरने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्किल बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आगे की तरफ जिसमें देखेंगे, यहाँ पे इसका एक इसको इससे मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो हमारा 2 थीटा का बनेगा। कितना, 2 थीटा एंगल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और जो 2 थीटा होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये 2 थीटा। ठीक है, इसमें पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट हमारे यहाँ पर कौन कौन से होंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने एम मान लिया, इसको यहाँ पे हमने पी मान लिया। ठीक है, पी के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर दैट इज द सी, इसको यहाँ पर क्यू मान लेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मान लेते हैं ई। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, दिस इज द के, और इसको यहाँ पर एच और जी मान लेते, कुछ भी अपने अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है,
ये वाले जो स्ट्रेसेस है वो आपको यहाँ पर शेयर स्ट्रेसेस को दर्शाएगा, दैट इज द टो एक्स वाई। इसी तरीके से ये भी आपको यहाँ पर क्या होगा, टो एक्स वाई आपको दर्शाने का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी एक्सिस होंगी मतलब स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है, स्ट्रेसेस हमारी कौन कौन सी यहाँ पर डेवलप करेंगी, तो जे तक जो हमने पॉइंट माना था ये वाला, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो हमारी सिग्मा एक्स होंगी, और के पर जो हमने यहाँ पे मानी थी वो आपके यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सिग्मा वाई हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, सिग्मा वाई आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचनी है ओ एक्स, फिर इसमें दो पार्टिसिपेंट करने हैं, यहां से एक पॉइंट और यहां से एक पॉइंट। ठीक है, जे जो होगा वो सिग्मा एक्स होगा, के हमारा सिग्मा वाई होगा। ठीक है, इसके ऊपर अकॉर्डिंग हम अपना एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जहां पे एंगल अल्फा एंगल यहाँ पे बनाने का काम करेगा। इसी सेम टू सेम इसके पैरेलल इधर भी लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे जब ये अल्फा एंगल बनाएगा तो ये भी हमारा क्या बनेगा, अल्फा एंगल बनाएगा ये। ठीक है, तो ये भी कितना एंगल होगा हमारा, अल्फा होगा, लेकिन टोटल हमारा कितना है, टू थीटा है। ठीक है, कितना एंगल है, टू थीटा। अगर इस वाले एंगल को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टू थीटा, पूरे में से अल्फा को माइनस कर देंगे तो टू थीटा माइनस के अल्फा, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला एंगल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फ्रॉम द ज्योमेट्रीज ऑफ द मोड सर्किल ऑफ स्ट्रेसेस, तो देखेंगे आगे की तरफ, फ्रॉम द आगे की तरफ देख लेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, फ्रॉम द ज्योमेट्री, from the geometry of the Mohr circle, तो यहां पे जो सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारी इक्वल होगी किसके बराबर, या फिर मतलब जो हमारा ओसी है, ठीक है, ओसी जो हमको मिलने वाला है ओसी, ठीक, ओसी जो मिलेगा वो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स में से क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को जोड़ देंगे अपॉन टू। तो ओसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ओसी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल की बात करेंगे यहां पर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस आपको क्या मिलने वाली होगी देखेंगे, तो रेडियस आपका क्या है, डीई भी है। ठीक है, डीई, ठीक है, आपका ईसी, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ईसी भी है, सीडी भी है, और आपका पीसी भी है। ये क्या है, आपकी रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपको क्या मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सर्किल दैट इज द आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ईसी, इक्वल्स टू आपको हो जाएगा यहाँ पर सीडी या सीपी, और ये जो रेडियस आपकी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी यहाँ पे स्टूडेंट, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का स्क्वायर की पावर टू टो एक्स वाई का स्क्वायर, कितना होगा, टो एक्स वाई का स्क्वायर आपको निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल डी जी सी में। ठीक है, बात करेंगे ट्राइंगल डी जे सी में, तो डी जे सी में क्या पर देखेंगे, अपने एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इस वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, परपेंडिकुलर दैट इज द डीजे अपॉन हाइपोटेनस मतलब डीसी। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेडी अपॉन डीसी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नाउ ट्राइंगल डे जी सी, ठीक है, तो यहां पे साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, साइन अल्फा डेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन अल्फा हो जाएगा आपका डे जी अपॉन सी डी। डे जी जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, स्ट्रेसेस थियरी स्ट्रेसेस दैट इज टू एक्स वाई, और सी डी जो है वो बेसिकली आपकी क्या है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो रेडियस मतलब आर यहां पर दिया हुआ है, तो टू एक्स वाई अपॉन आर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे कोस अल्फा के बारे में, तो कोस अल्फा आपको कितना मिलेगा, कोस अल्फा मिलेगा आपका बेस दैट इज द सीजे, सीजे, ठीक है, सीजे अपॉन सी डी, ठीक है, सीजे अपॉन सी डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीजे की बात करेंगे तो सीजे आपको कितना मिलेगा, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई, सीजे की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक कितना है, सिग्मा एक्स है, इसको माइनस कर देंगे तो सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई। ठीक है, तो यहां पे आपको कितना मिल जाएगा सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 इनटू के, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर, दैट इज द रेडियस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कोस अल्फा की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी आपको सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2r आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोस अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, सी पी क्यू में देखेंगे, सी पी क्यू, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे सी पी क्यू में, तो देखेंगे सिमिलरली ठीक है, सीपीक्यू में बात करेंगे, ट्राइंगल सीपीक्यू में, तो यहाँ पे जो एंगल आपको मिलने वाला है वो कितना है पी सी क्यू इक्वल्स टू, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 2 थीटा माइनस के अल्फा। देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सी पी क्यू, सॉरी पी सी क्यू, तो पी सी क्यू क्या है पी सी क्यू, तो यहाँ पे जो एंगल आपको मिला है वो पूरा कितना है 2 थीटा है, लेकिन ये वाला एंगल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 2 थीटा माइनस के अल्फा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 थीटा माइनस के अल्फा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो कहने मतलब क्या है जो एंगल होगा सी का वो कितना होगा 2 थीटा माइनस के अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे अपने कॉस की वैल्यू को निकालेंगे, तो कॉस कॉस 2 थीटा माइनस के अल्फा कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना होता है बेस सी क्यू और अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पीसी, तो क्यूसी अपॉन पीसी, क्यूसी अपॉन पीसी। अब क्यूसी की वैल्यू जो आपको दी जाएगी, ठीक है, क्यूसी अपॉन पीसी या सीपी जो भी होगा, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे क्यूसी या सी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो सी क्यू डेट विल बी इक्वल टू हो जाएगा पीसी कॉस 2 थीटा माइनस के अल्फा। ठीक है, पीसी कॉस 2 थीटा माइनस के अल्फा। अब यहाँ पे पीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे पीसी कितना होगा, देखो पीसी इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये हो जाएगा आपका आर, तो सी क्यू डेट विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर कॉस 2 थीटा माइनस के अल्फा। कितना हो जाएगा 2 थीटा माइनस के अल्फा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है सी क्यू इक्वल्स टू आर कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी का, तो हो जाता है कोस ए कोस बी प्लस के साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर कोस ए कोस बी प्लस के साइन ए साइन बी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब आगे की तरफ बात करेंगे यहाँ पे स्टैंड सी क्यू डेट विल बी इक्वल्स टू आर कॉस 2 थीटा इंटू के, कॉस 2 थीटा इंटू के कोस अल्फा की वैल्यू अभी मैंने पीछे फाइंड आउट करी थी तो कितनी आई थी, कोस अल्फा की वैल्यू हमारी नहीं आई थी सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2r, तो वही यहाँ पे क्या करेंगे इसको पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2r आपको मिल जाएगा प्लस के साइन 2 थीटा इंटू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, साइन अल्फा की वैल्यू आई थी 2xy अपॉन आर, 2xy अपॉन आर। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या है इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला होगा देखेंगे, तो सी क्यू डेट विल बी इक्वल्स टू आर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको कोस 2 थीटा मिल जाएगा प्लस के आर से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2xy साइन 2 थीटा आपको मिल जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 2xy साइन 2 थीटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस अक्रॉस द सेक्शंस ए बी के रिगार्डिंग, ए बी के रिगार्डिंग। ठीक है, ए बी के रिगार्डिंग मतलब यहाँ पे जो ए बी है इसको ए बी मान लीजिए, ए बी के रिगार्डिंग
तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस across the sections AB. Normal stresses across sections AB. ठीक है, यहां पे इसको मान लीजिए A B C। इस ए बी के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस यहां पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी स्टूडेंट यहां पर। तो सिग्मा एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका ओ क्यू के बराबर होगा। ओ क्यू इक्वल्स टू, ओ क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ओ सी माइनस के सी क्यू हो जाएगा। ओ सी माइनस के सी क्यू, तो ओ क्यू डेट विल बी इक्वल्स टू, आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, ओ क्यू नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हमारी होगी वो ओ क्यू के डेट विल बी इक्वल्स टू, मतलब इक्वल ओ क्यू के बराबर यहां पर देखने को मिल पाएगी। और ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये वाला ओ क्यू है, इसको निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पर, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ सी में से सी क्यू को माइनस कर देंगे। तो ओ सी में से सी क्यू को माइनस कर देंगे तो यहां पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओ सी में से सी क्यू को माइनस कर देंगे, तो ओ सी में से सी क्यू को माइनस कर देंगे तो यहां से आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। इस पूरे में से ओ सी में से सी क्यू की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको ओ क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा। तो ओ क्यू, ओ सी की वैल्यू अभी पीछे हमने निकाली थी, कितनी आई थी, ओ सी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी तो कितनी आई थी, ओसी की वैल्यू निकल कर आई थी सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू माइनस के सी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी तो वो कितनी आई थी, सी क्यू की वैल्यू आई थी कितनी, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू कोस टू थीटा प्लस के टू एक्स वाई साइन टू थीटा। अब इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो क्या आया था, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू कोस टू थीटा प्लस के टू एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है, यही निकल कर आया था वैल्यू। ठीक है, इसको बस लिख देंगे यहाँ पर सिग्मा एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू इंटू के कॉस टू थीटा प्लस के टू एक्स वाई साइन टू थीटा। ये नॉर्मल स्ट्रेसेस निकल कर आ जाएंगी बाय द मोहर सर्किल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मोहर सर्किल के रिगार्डिंग हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस निकल कर आ जाएंगी। पीछे हमने बाय एक्सेल के रिगार्डिंग भी नॉर्मल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट किया था बाय द इंक्लाइंड प्लेन में। ठीक है, बाय एक्सेल लोड के कारण, स्ट्रेसेस के कारण। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि मोहर सर्किल के रिगार्डिंग करना है तो जैसे मैंने भी आपको बताया ऐसे आपको करना है। ठीक है, ऐसा आपको करना है। इसी के साथ बात करेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेसेस के बारे में। टेंजेंशियल स्ट्रेसेस आपके क्या क्या होने वाली हैं तो देखेंगे फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग, फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेस, फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेसेस में बात करेंगे स्टूडेंट, दैट इज द जो टेंजेंट स्ट्रेस है हमारा टो एक्स वाई जो है वो इक्वल है हमारे क्यू पी के। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो टो एक्स वाई है वो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस हो इसके भी बराबर है, पी क्यू या क्यू पी के हमारे बराबर है। ठीक है, क्यू पी के हमारे बराबर है। ठीक है, तो क्यू पी डेट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ओ सी माइनस के। ठीक है, क्यूपी हमारा कितना हो जाएगा, क्यूपी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी, तो क्यूपी जो होगा वो बेसिकली आपको इक्वल मिलेगा किसके स्टूडेंट, सीपी साइन टू थीटा माइनस के अल्फा के। सीपी साइन टू थीटा माइनस के अल्फा। भाई देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्यूपी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो क्यूपी हमारे क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, दैट इज द लम है।
तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा क्यूपी अपॉन पीसी, और क्यूपी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, पीसी साइन थीटा, पीसी साइन 2 थीटा माइनस के अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो पीसी साइन 2 थीटा माइनस के अल्फा आपको मिल जाएगा, पीछे भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूपी बराबर हो जाएगा सीपी साइन 2 थीटा माइनस के अल्फा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सीपी जो होगा वो रेडियस होगा हमारा किसके, सर्किल की, तो आर साइन 2 थीटा माइनस के अल्फा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, तो ये हो जाएगा आर साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। अब यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, आगे की तरफ देखेंगे, आर साइन 2 थीटा है, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, कोस अल्फा की वैल्यू निकल कर आई थी हमारे यहां पर सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 आर। तो यहां पे इसकी वैल्यू को लिख देंगे सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन के 2 आर माइनस के कोस 2 थीटा इंटू के साइन अल्फा की वैल्यू निकल कर आई थी 2xy अपॉन आर, 2xy अपॉन आर। ठीक है, आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस के 2xy, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो कोस 2 थीटा आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, कोस 2 थीटा आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये क्या निकल कर आएगा, हमारा स्ट्रेस निकल कर आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, दैट इज द सिग्मा टी। टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को यहां पर बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी की तरह हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस को यहाँ पर फाइंड आउट किया जा सकता है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, ये मोहर सर्किल के रिगार्डिंग आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस है, और पीछे जो मैंने आपको अभी कराया था वो हमारा क्या था, बायएक्सियल स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस क्या होता है वो हमको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में जो भी आपके टॉपिक्स थे वो मैंने आज की क्लास में आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। इन सभी टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेई क्लासेस मिनट पर आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर अपने इस पीडीएफ को देखकर अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के वन शॉट क्लासेस के बारे में। ये सभी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस बीटेक पर मिल जाएंगी, तो वहां पर जाकर पीछे की वन शॉट क्लासेस देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।